नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर हर भाई हर बहन का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज मैं पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आया हूं, जिसमें टोटल 30 प्रश्न हैं और यह सारे प्रश्न आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार तैयार किए गए हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस प्रैक्टिस सेट को आप अवश्य लगाएं। यहाँ से आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए भाई, हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है, भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या है। तो देखिए भाई, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार भारत में जो विवाह के लिए लड़के की न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष है और लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। तो देखिए भाई, हम सभी जानते हैं जो जड़ है यह पौधे का महत्वपूर्ण भाग होता है। और जड़ का कार्य क्या होता है पौधे के लिए? देखिए, भोजन को संचित करना और पौधे को सहारा देना और जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, ये सभी कार्य क्या होते हैं? जड़ के होते हैं पौधे के लिए। लेकिन जो कहा गया है ऑप्शन बी में ह्यूमस उपलब्ध कराना, भाई ये कार्य जड़ का नहीं होता है बल्कि ह्यूमस मृदा के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। यहां पर कहा गया है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। तो हम सभी जानते हैं भाई, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है हरे पौधों के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसमें क्या होता है, हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। और देखिए, ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, अवशोषित होती है और उसके बदले क्या है, ऑक्सीजन वह उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 पर। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं सभी सब्जेक्टों के। चलिए, क्या कहा गया है यहां पर, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है। प्रश्न ध्यान से पढ़ना, उसके बाद आप आंसर देना। भैया, अक्षय संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जिन्हें एक बार प्रयोग करके पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसे सूर्य, वायु तथा जल। ये अक्षय ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आएंगे। कौन कौन? सूर्य, जल और वायु। लेकिन जो पेट्रोलियम है यह भैया एक बार प्रयोग होने के बाद पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, अर्थात ये अक्षय नहीं है बल्कि क्या है, क्षय संसाधन के अंतर्गत आएगा पेट्रोलियम। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। मैं साथ साथ आपको व्याख्या भी बताता जा रहा हूं, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है प्रश्न को लेकर वो भी क्लियर हो जाए। चलिए, प्रश्न क्रमांक 25 पर आते हैं। सॉरी, 125 है। यहां पर कहा गया है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया। देखिए, जो प्रश्न है आपके आवास वाले पोर्शन से लिया गया है। ठीक है, क्या पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखा जाता है तथा स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तने से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है। तो भाई, ये ऐसे जो मकान हैं ये कहाँ मिलेंगे आपको? जम्मू कश्मीर के जो लेह के लोग हैं, जम्मू कश्मीर में जो लेह के लोग हैं वहां पर आपको ऐसे घर देखने को मिलेंगे।
ठीक है, कैसे मिलेंगे कि वहां के जो घर हैं पत्थर मिट्टी लकड़ी के बने मिलेंगे, दीवार तथा मिट्टी चूने की पुताई की हुई होती हैं। घर कितने होंगे, 2 मंजिल होंगे, नीचे की मंजिल पर जानवर रहेंगे और जो सामान रहेगा वो इकट्ठा रहेगा और ऊपर वाली मंजिल पर वो स्वयं रहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो भैया दूध में पाया जाने वाला जो मुख्य प्रोटीन है वो है कैसीन। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। यह प्रोटीन लगभग 80% गाय के दूध में पाया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। कहा गया है खाद्य संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? यदि आपको इनको संरक्षित करके रखना है तो बताइए क्या कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए आलू को हम क्या है चिप्स बनाकर संरक्षित करके रख सकते हैं। ठीक है, सेब को हम जैम बनाकर संरक्षित करके रख सकते हैं, बिल्कुल सही है। और कच्चे आम का हम अचार बनाकर इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित करके रख सकते हैं। लेकिन जो ऑप्शन बी में कहा गया है दूध है, तो भैया दूध से आप पनीर बनाकर इसे अधिक लंबे समय तक संरक्षित करके नहीं रख सकते। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भैया वो ऑप्शन बी के साथ ही चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। और जिन साथियों ने टेलीग्राम ग्रुप पारस फ्री एजुकेशन ज्वाइन नहीं किया है तो भाई टेलीग्राम ग्रुप भी आप जरूर ज्वाइन करें। यहां पर कहा गया है अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी होगी? तो देखिए भाई स्कर्वी होता है। देखिए स्कर्वी भैया विटामिन सी की कमी से होता है तो ये तो हो नहीं सकता। मलेरिया भैया हमें मच्छर से होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। एनीमिया भैया हमें खून की कमी से होता है तो ये तो नहीं हो सकते। लेकिन ध्यान रखना जब कचरा युक्त दूषित जल आप पिएंगे तो इससे क्या है टाइफाइड नामक बीमारी हो जाएगी। टाइफाइड जिसे आंत ज्वर या आंत का बुखार कहते हैं, इसलिए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ध्यान रखना टाइफाइड साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है, ये आप ध्यान रखना। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट। एमएस स्वामीनाथन एक पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे या फिर पक्षी वैज्ञानिक थे? मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। तो भाई ध्यान रखना जो एमएस स्वामीनाथन है यह एक कृषि वैज्ञानिक थे। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ध्यान रखना एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए हैं। ठीक है, इनका बहुत योगदान रहा है कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, इसलिए इन्हें 1989 में भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा गया है, वनों के महत्व का क्या कारण है? ग्रीन गोल्ड, ग्रीन हाउस, ग्रीन आइलैंड या फिर ग्रीन सिल्वर? तो देखिए हम सभी जानते हैं जो वन है हमारे लिए अनेक प्रकार से उपयोगी होते हैं। ठीक है, जैसे वन हमें विभिन्न प्रकार की लकड़ियां मिलती हैं, वनों से हमें गोंद, शहद, विभिन्न प्रकार की औषधि भी यहाँ वनों से हमें प्राप्त होती है। इसी वजह से वृक्षों को हरा सोना या जिसे कहा जाए ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, और आपको क्लास में भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपको बहुत आसान तरीके से सारे प्रश्नों को समझाता जा रहा हूं जिससे आपको सारे प्रश्न समझ में आ जाएं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है एग्जाम क्लियर करना। ठीक है, कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? बताइए इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है?
तो ध्यान रखना भाई, ग्रीन हाउस गैसें वह गैसें होती हैं जो हमारे भूमंडलीय तापमान में वृद्धि करती हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2, जल वाष्प, मीथेन मतलब CH4, नाइट्रस ऑक्साइड मतलब N2O, CFC और ओजोन, ये भैया सभी क्या है, ये भैया सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। बताइए इसमें से कौन से त्योहार है भाई जिन्हें पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो भैया हम सभी जानते हैं दिवाली कब होती है भैया, बताइए आप। दिवाली भाई, तो भाई दिवाली भाई पूर्णिमा को तो होती नहीं है, तो ऑप्शन सी और डी भैया हमारे कट गए। अब बचे हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस ये मनाए जाते हैं पूर्णिमा को। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। पुष्कर मेला कहां आयोजित किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बताएंगे सभी लोग यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर। तो देखिए भाई जो पुष्कर मेला है यह राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, कहां पर, राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पर एक स्थान है पुष्कर, वहां पर यह मेला लगता है। ध्यान रखना पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर भी है और पुष्कर झील भी है, ये बहुत ही फेमस मेला है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से विषम को चयनित कीजिए। बताइए इसमें से क्या सा विषम है। तो यहां पर जब ऐसे प्रश्न आपको आए तो आपको उनकी जो प्रॉपर्टी है वो देखनी होती है। जैसे यहां पर हम देखें सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये तीनों जो ऊर्जाएं हैं यह अपरंपरागत हैं और नवीनीकरणीय है, मतलब ये पुनः नवीनीकरण का हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो यहां पर हम ऑप्शन डी में देखें जो प्राकृतिक गैस है भाई, प्राकृतिक गैस परंपरागत एवं अनवीनीकरणीय स्रोत है ऊर्जा का, तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा, ये विषम है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। और सभी से फिर से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो लाइक नहीं किया है भाई वीडियो लाइक करें। मैं आपको इतना कर रहा हूं तो आप वीडियो को लाइक कर मेरा मनोबल तो बढ़ा सकते हैं। और साथियों के साथ शेयर जरूर करें, जो भी आपके साथी हैं जरूर इस वीडियो को आप शेयर करें। चलिए 135 में क्या कहा गया है, जल की आर्द्रता या नमी को किसके द्वारा मापा जाता है। तो भाई मेरे जो जल की आर्द्रता या नमी है इसको मापा जाता है हाइग्रोमीटर के द्वारा। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। देखिए बैरोमीटर से क्या है, हम वायुमंडल का दाब मापते हैं और फेदोमीटर से हम समुद्र की गहराई को मापते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। ये प्रश्न आपके अंतरिक्ष विज्ञान से लिया गया है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे कहा जाता है इसरो। ठीक है, और आप लोग हमें कमेंट करके बता दें भाई इसरो का फुल फॉर्म में क्या होता है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे दें। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है। तो भैया इसका जो मुख्यालय है इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का संगठन का कहां पर है, बेंगलुरु कर्नाटक में। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए सुनीता विलियम्स कौन थी, अंतरिक्ष यात्री, मिसाइल विज्ञानी, नाभिकीय वैज्ञानिक या फिर अंतरिक्ष भौतिकी वैज्ञानी। तो मेरे भाई जो सुनीता विलियम्स है यह है एक अंतरिक्ष यात्री थी। ये महत्वपूर्ण क्यों है भाई, देखिए हम सभी जानते हैं अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी, कल्पना चावला, जब प्रथम महिला की बात की जाए। लेकिन अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की जब दूसरी महिला की बात की जाती है तो नाम लिया जाता है सुनीता विलियम्स का। तो इसलिए यहां पर इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाती हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक
नेक्स्ट पर आते हैं, क्रिसमस डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो भाई जो क्रिसमस डे है ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। यह ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं और इसमें क्या होता है, लोग गिरजाघरों में जाकर प्रार्थना करते हैं, अपने घर में क्रिसमस ट्री को बल्ब एवं सितारों से सजाते हैं तथा साथ साथ क्या है, जो मित्र और आपसी संबंधी होते हैं एक दूसरे के घर जाते हैं, उपहार देते हैं और शुभकामना भी एक दूसरे को वो देते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट जो खेल वाले पोर्शन से लिया गया है, खो खो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताइए आप लोग, खो खो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो भाई खो खो की एक टीम में होते हैं 9 खिलाड़ी। मैं आपको इसका अलग से वीडियो बनाकर दूंगा, सेपरेट वीडियो, जिसमें किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं ये मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट, और आप सभी लोग सारे प्रश्नों के आंसर कमेंट करते जाएं और आप देखें आपने गलती कहां पर की है, और जो गलती आप एक बार कर दो भाई, गलती दोहराना नहीं है, ये आप ध्यान रखना। अपनी गलती आप नोट करते जाओ कि हम गलती कहां पर कर रहे हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो भैया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भैया कहां पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहां में है? मंडला में है, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आप ध्यान रखिए। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। बोला गया है पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? तो देखिए भाई, हम पर्यावरण अध्ययन देखने के लिए छात्रों को नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट, इन सभी चैनल का सुझाव देंगे, ठीक है। क्योंकि इससे क्या है, मानव जीवन से संबंधित सभी प्राकृतिक अप्राकृतिक तथ्यों से परिचित कराते हैं सभी चैनल, ठीक है। अतः इनका हम सुझाव देंगे, ओके। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? बताइए आप लोग, सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? और भाई यदि आपको टाइम कम पड़ रहा है किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में, आप वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं, फिर आप आंसर सोच सकते हैं। और आप लोग क्या करते हो भाई, मैं बोलता हूं कमेंट करना, आप कितना स्कोर किया है आपने, भैया आपका स्कोर कम आया है तो आप कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? भैया स्कोर यदि आपका 15 है, 10 है, 20 है, कितना भी है, कमेंट जरूर करें आप, ठीक है। चलिए तो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है भैया विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। क्यों है भाई, इसका कुछ ना कुछ रीजन तो होगा, क्योंकि इस शिक्षण विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं, ठीक है। और यह जो शिक्षण विधि है कृत्रिम वातावरण को समाप्त करके शिक्षा को जीवन के साथ संबंध स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण है, जिससे छात्र क्या है आसानी से सीखते हैं, ठीक है। इसीलिए ये उपयुक्त शिक्षण विधि मानी जाती है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? तो भैया रेटिंग स्केल में उपयोग होता है अवलोकन तकनीक का। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये स्किल है क्या, तो ध्यान रखना भाई, रेटिंग स्किल क्या है, रेटिंग स्केल के द्वारा किसी भी वस्तु व्यक्ति के गुणों का अवलोकन करके उसके गुणों के आधार पर उसको औसत, उत्कृष्ट औसत से ऊपर, संतोषजनक, खराब या फिर अंतुष्टजनक रेटिंग दी जाती है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? देखिए भाई यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, संप्रेषण कौशल का विकास होगा। यदि बच्चे प्रतिदिन डायरी लिखेंगे और मतलब मौसम दर्ज करेंगे डायरी में एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं।
पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है, बताएंगे आप लोग। तो देखिए भाई, पहले आप इसको समझ लो अच्छे से, ठीक है। देखिए भाई, हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप होता है, ठीक है। बच्चे चित्रों जैसे पोस्टर हो गए, साइन बोर्ड हो गए, दृश्य श्रव्य सामग्री, पुस्तक हो गई, ठीक है, अखबार, इनमें क्या होता है, जो भाव छिपे होते हैं या संकेत होते हैं या उनमें जो अंतर्निहित अर्थ होते हैं उनका अवलोकन करते हैं और उसमें निहित अर्थों को समझते हैं तथा संबंध स्थापित करते हैं या उनको अपने सरल शब्दों में अभिलेखन और वाचन करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि चित्र पढ़ने के द्वारा बच्चों का अवलोकन व अभिलेखन क्षमता, अभिव्यक्ति क्षमता और विश्लेषण क्षमता, इन तीनों का आकलन किया जाता है सकता है, ठीक है, ठीक है। इन तीनों क्षमताओं का अवलोकन किया जा सकता है, लेकिन प्रयोग करना ये नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए बी सी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। कहा गया है पर्यावरण अध्ययन में संकल्पना और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? प्रश्न बहुत अच्छा है, शानदार है, बिल्कुल। देखिए, पर्यावरण अध्ययन में जो संकल्पनाएं हैं और मुद्दे हैं उनको विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया, बल्कि उन्हें एक साथ रखा गया है। तो इसका रीजन क्या है भाई? इसका रीजन ये है भैया कि इस आयु वर्ग के जो बच्चे हैं अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। नहीं समझे? मैं समझाता हूं आपको। देखिए भाई, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पना और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रूप में नहीं रखा गया है, बल्कि क्या है, उन्हें एक साथ रखा गया है, ठीक है। उन्हें क्या है, एक साथ रखा गया है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 147 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है? परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, तो भैया एक तो उद्देश्य होता है पर्यावरण अध्ययन का, ठीक है। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, बिल्कुल सही है भैया। बच्चों को खोजने के अवसर मिलने चाहिए, तो हम सभी जानते हैं, ठीक है। बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, बिल्कुल सही है। लेकिन जो ऑप्शन सी में कहा गया है कि बच्चों की पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, भैया पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये उद्देश्य नहीं होता है। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है, बिल्कुल सही बात है भैया। जो पर्यावरण अध्ययन है बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है। क्यों बन सकता है? यदि यह भैया एकीकृत हो, विषयगत हो और समावेशी हो। इसलिए यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर है भाई, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि पर्यावरण अध्ययन छात्रों को जटिल पर्यावरणीय मुद्दों पर समझ विकसित करने में मदद करता है और साथ ही साथ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक आदि विषयों के संदर्भ में पूरा कार्य भी करता है, ठीक है। अर्थात यह समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह एकीकृत हो, विषयगत हो और समावेशी हो। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। और जो आपके पेडागोजी है भाई, इसी तरह के प्रश्न आने वाले हैं, ना इजी रहेंगे ना हार्ड रहेंगे, ठीक है भैया। देखिए, आप कोई भी पेपर देख लो, ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें आपको सभी हार्ड क्वेश्चन मिले। उसमें सभी कंबाइन होते हैं, हार्ड भी मिलेंगे, ठीक है, इजी मिलेंगे, मीडियम मिलेंगे, ठीक है। कुल मिलाकर मतलब पेपर होता है वो कैसा होता है, मॉडरेट रखा जाता है। चलिए क्या कहा गया यहां पर, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? भौतिक और सामाजिक
पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, बिल्कुल सही है। विज्ञान के आधारभूत तथ्यों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना। भैया मैं कई बार आपसे बोल चुका हूं, हर बार बोलता हूं, जब भी रटने की याद करने की बात है वो भैया कथन हो ही नहीं कह सकता कभी सत्य, तो ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है। ऑप्शन बी, ठीक है। कितना आसान है भैया, आप कथन है जो उसको समझ लो, आप आसानी से कर दोगे भाई पेडागोजी के क्वेश्चन। यही इंपॉर्टेंट बात होती है पेडागोजी में। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? बताइए आप लोग। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो भैया क्यों करना चाहिए? आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए आप यहां पर देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रश्न पढ़ लिया सभी ने, और ये ऑप्शन है भैया 4। बताइए इसमें से क्या होगा करेक्ट आंसर। आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। पसंद आया हो भाई वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपने कितना स्कोर किया 30 में से वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भैया यदि आपने इसमें 30 में से 27 प्लस स्कोर कर लिया तो आपकी तैयारी तो भैया बहुत लाजवाब चल रही है। तो मिलेंगे भाई अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।